साहब और उनके साथी बसंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। सब सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने के बाद उस्मान साहब गवर्नर लियोन को एक जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक देते हैं। गवर्नर लियोन बहुत ज्यादा डर जाता है तो अलाउद्दीन उससे कहता है, गवर्नर साहब तुम बहुत ज्यादा हाँफ रहे हो, लेकिन हम इतने वैशी नहीं है जितना तुम समझते हो, हमें तुम्हारी जरूरत है, अयाजल पानी लाओ। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन उसे पानी देता है। पानी पीने के बाद लियोन पूछता है, आप मुझे मार क्यों नहीं देते उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा? जो पानी तुमने पिया वो जहर आलूद था। ये सुनते साथ ही लियोन पर मौत का खौफ तारी हो जाता है और वो तड़पते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए सिपाहियों से कहते हैं, इसे उठा लो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। और अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मंगोल कैंप के पास बहेंदर सिपाहियों के साथ छुपा बैठा होता है और पूरी तरह से कैंप का जायजा ले रहा होता है। उन्हें देखते हुए शामिल कहता है, ये बिल्कुल भी मंगोलों की तरह नहीं लगते। जवाबन बहेंदर कहता है, शामिल अब मंगोल फौज में अलखानी रियासत के मुख्तलिफ लोग शामिल हो चुके हैं। एल्चम खातून की बात सुनी थी तुमने? अब इनमें हसन सब्बा के पैरोकार भी शामिल हैं। पीछे उरहान एल्चम खातून के हाथ बांध देता है तो एल्चम खातून उससे पूछती है, उरहान साहब क्या आपको लगता है कि ये मंसूबा कामयाब होगा? तो उरहान कहता है, अगर हम कामयाब नहीं होंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम अपनी जानें खो देंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो आप पीछे हो जाएं। तो एल्चम खातून कहती हैं, हम मंगोलों के बाई के खून को सूंघ कर बड़े हुए हैं उरहान साहब, महल्लात में नहीं। यह सुनकर उरहान कहता है, तो फिर अपना फर्ज बखूबी निभाएं। चलें। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि तरनोस किले में सिपाहियों की दौड़े लगी होती हैं और गवर्नर पूछता है, क्या तुमने निकिया और बुरसा खबर भेज दी है? जवाब में कमांडर कहता है, घोड़ों का निकलना नामुमकिन है जनाब, किले का मुकम्मल मुआसरा कर लिया गया है। इसलिए मैं बुलंदी पर खड़ा बसंतीनी सिपाही बुलंद आवाज से कहता है, तुर्क आ रहे हैं, सिर्फ चंद सवार हैं। इसके साथ ही बुरहान किले के बाहर पहुंचता है और सिपाही से कहता है, गवर्नरों को इतला दो कि उस्मान साहब आए हैं। गवर्नर भी ओलियोया के साथ बुलंदी पर आ जाता है और गवर्नर ओलियोया से पूछता है, उस्मान किस बात पर भरोसा करके यहाँ इस तरह अकेला आ सकता है? तो ओलियोया कहती है, उसके पास जरूर कुछ होना चाहिए। फिर बुरहान कहता है, गवर्नर लियोन हमारे पास है, अब या तो तुम दरवाजा खोलोगे या हम ये दीवारें तुम्हारे सरों पर गिरा देंगे। इसलिए में उस्मान साहब गवर्नर लियोन को लेकर वहाँ आते हैं। लियोन जख्मी होता है और उसके हाथ बंधे होते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं, ये देखो मैं गवर्नर को लाया हूँ, दरवाजा खोलो। फिर अभी आंध्रा के साथ ये सारा मंजर देखने लग जाती है और कुछ देर सोचने के बाद गवर्नर ओलियोया के साथ सहन में आ जाता है। ओलियोया उससे कहती है, लियोन उसके पास है, आने दो उसे। यह सुनकर गवर्नर सिपाहियों से कहता है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते साथ ही उस्मान साहब लियोन को लेकर अंदर दाखिल होते हैं और उसे जमीन पर फेंकते हुए कहते हैं, क्या आपने कभी नहीं सुना कि हमारे खिलाफ गलत करने वालों की सजा क्या होती है? ये आपके सामने है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसकी रस्सी भी फेंक देते हैं और मजीद कहते हैं, अब ये तुम्हें बताएगा इसने तुम्हें किस तरह बेचा और कैसे तुम्हें धोखा दिया। लेकिन ये सुनकर आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। यह सुनकर ओलियोया और गवर्नर हैरानो परेशान हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि उरहान सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार एल्चम खातून को बांधे हुए मंगोल पड़ाव में दाखिल हो रहा होता है। उन्हें देखकर मंगोल नौकर तलवारें लेकर उनकी जानिब बढ़ते हैं तो उरहान कहता है, नौकरों हम दुश्मन नहीं हैं, हम उस कैदी को ले आए हैं जो तुमसे भाग निकली थी। क्या तुम इसे नहीं ढूंढ रहे? जवाब में एक सिपाही कहता है, हाँ हम इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम कौन हो? वहाँ पे लटकी हुई 2 लाशें देखकर एल्चम खातून गमगीन होते हुए कहती है, बाबा। उन्हें इस तरह से देखकर उरहान एकदम से घोड़े से उतर जाता है और आहिस्तगी से कहता है, हमने जो मंसूबा बनाया है उसे मत भूलना, मजबूत रहो। फिर मंगोल सिपाहियों से कहता है, हम ताजुद्दीन नोयान के वो जंगजू हैं जिन्हें सरहदी इलाकों से इकट्ठा किया गया है। अगर तुम हमारे खिलाफ तलवारें उठाओगे तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अब ताजुद्दीन नोयान ने इस कैदी के बदले सोना देने का वादा किया है, वो सोना हमें दे दो। तो सिपाही कहता है, हम सोना देंगे, लेकिन पहले औरत को हवाले करो। जवाबन उरहान कहता है, रुको जरा, सिर्फ एक चीज जो हम तुम्हें देंगे वो हमारी फौलादी तलवारों की ज़र्ब है। ये कहते साथ ही एल्चम खातून की रस्सी काट डालता है और वो सब मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। अचानक हमले की वजह से मंगोल बिल्कुल संभल नहीं पाते। वैसे भी उस्मान साहब के साथियों का भरपूर साथ दे रहा होता है और मंगोल मुसलसल जहन्नुम वासिल होते ही चले जाते हैं। एल्चम खातून भी बहुत बहादुरी से लड़ रही होती हैं और फिर उन लाशों की जानिब बढ़ती हैं जिनके चेहरे ढके होते हैं। उधर उस्मान साहब गवर्नरों और ओलियोया के साथ मरकजी कमरे में मौजूद होते हैं और जमीन पर पड़े हुए गवर्नर लियोन से कहते हैं, अब इन्हें सब कुछ बताओ। तो लियोन कहता है, जो शख्स ये जानता है कि वो मरने वाला है वो क्यों सब कुछ बताएगा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अगर जिंदा रहने के लिए कुछ बताना पड़ता है तो यकीनन सब कुछ बताओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक शीशी सामने करते हुए कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? इस बोतल के अंदर तुम्हारी जिंदगी है। तो लियोन एकदम से कहता है, तरियाक। ये कहते साथ ही वो तरियाक छीनने की कोशिश करता है मगर उस्मान साहब उसे पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं, अब इन्हें सब कुछ बताओ। तो लियोन बोल पड़ता है, अमीर गुरकलो खान ने मुझे एक कासिद भेजा था जिसने मुझे उनकी खिदमत करने की दावत दी थी। मैंने उस्मान साहब के खिलाफ उसकी मदद की। ये कहते साथ ही वो तरियाक तरियाक कहते हुए फिर से उस्मान साहब की जानिब बढ़ता है। इस बार भी उस्मान साहब उसे पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं, अब अपने दोस्तों
ہاتھوں سے غداری کے بارے میں بتاؤ۔ جواباً لیون کہتا ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ سن کر عثمان صاحب بوتل گراتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے تھام لیتے ہیں۔ ان کے تھامنے سے پہلے لیون کہتا ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ امیر گورکلو خان تمام گورنروں کے قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے آنے والا تھا۔ یہ سن کر گورنر کہتا ہے اس کے باوجود تم اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ جواباً لیون کہتا ہے گورکلو خان اس کے بعد سب کے لیے مجھے دے دیتا، اس لیے میں نے اس کی مدد کی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تریاق کی جانب بڑھتا ہے اور کہتا ہے زیادہ وقت باقی نہیں ہے عثمان صاحب، میں مر جاؤں گا، مجھے تریاق دیں۔ لیون بہت تڑپتا ہے۔ عثمان صاحب اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں تو تم تریاق چاہتے ہو؟ ہاں تم یہ چاہتے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب بوتل توڑ ڈالتے ہیں تو لیون تریاق کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، یہ میرے زندہ رہنے کی وجہ تھا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں گورنر کچھ دیر پہلے جو تم نے پیا وہ صرف ایک پانی تھا، اندر زہر یا کوئی اور چیز نہیں تھی، اور تمہارے خون میں دوڑنے والی چیز موت کا خوف ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لیون مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ الچم خاتون غمگین ہوتے ہوئے ان لاشوں کے پاس آتی ہیں اور ایک لاش کو پکڑ کر روتے ہوئے کہتی ہیں میرے بابا۔ انہیں غمگین دیکھ کر اورحان بھی ان کے پاس آ جاتا ہے اور الچم خاتون کہتی ہیں ہم نے دیر کر دی، ہم نے بہت دیر کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھ کر لاش پر سے کپڑا ہٹا دیتا ہے اور اس شخص کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، مگر جب الچم خاتون دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں یہ میرے بابا نہیں ہیں۔ یہ سن کر اورحان بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے کرج لسون بھی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اورحان سے کہتا ہے آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جواباً اورحان اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے اب میں تمہیں ختم کر دوں گا، اس بار تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ اقباشلی گندوز صاحب کہاں ہیں؟ کرج لسون سپاہیوں سے کہتا ہے نوکروں سب کو مار ڈالو، کسی کو بھی زندہ مت چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دوسرے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ادھر اترانوس قلعے میں عثمان صاحب کہتے ہیں اس کتے کو میں تمہارے پاس چھوڑ دوں گا۔ اگلے ہی پل لیون گورنر کی تلوار نکال کر عثمان صاحب پر حملہ کرتا ہے، مگر عثمان صاحب اسے زمین پر پٹخ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کتے کو نہیں ماروں گا۔ گورنر لیون سے پوچھتا ہے تم نے اتنے عرصے میں کتنی بار اپنے بھائیوں کو منگولوں کے ہاتھ بھیج دیا؟ ہاں؟ تو لیون اٹھتے ہوئے کہتا ہے اس نے شہنشاہ روم کے عظیم حکمران کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا اور تم لوگوں کو فرق تک نہیں پڑا۔ یہ سن کر گورنر کہتا ہے یہ تمہیں روم سے غداری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ جواباً لیون کہتا ہے کیا صرف میں ہی ہوں جس نے غداری کی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اور یویا اس کا گلا کاٹ ڈالتی ہے۔ ہولوفیرا بھی ایک جانب کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیون کو مارنے کے بعد یویا کہتی ہے روم میں غدار زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں عثمان صاحب؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں وہ ٹیکس جو آپ نے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی فوراً۔ جواباً گورنر کہتا ہے عثمان صاحب ہم اسے ایک ہفتے کے اندر ادا نہیں کر سکتے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں آج ہی ادا کرو گے، ہفتہ تو دور کی بات، ورنہ میں اس سے دگنا لوں گا، وہ بھی زبردستی سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد یویا گورنر سے کہتی ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں گورنرز، میں شہنشاہ کو خط لکھوں گی، میں اس سے کہوں گی کہ وہ روم کے جلاد کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھیج دے۔ یہ سن کر ہولوفیرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گورنر کہتا ہے اگر روم کا جلاد آیا تو صرف عثمان ہی نہیں بلکہ ان سرزمینوں میں رہنے والے سب لوگوں کو شدید تکلیف پہنچے گی، ہم روم کے جلاد کو نہیں روک سکتے۔ یویا جواباً یویا کہتی ہے مجھے معلوم ہے، میں جانتی ہوں کہ شہنشاہ بھی اسے نہیں روک سکتا، میں یہ نہیں بولی کہ اس نے ماضی میں کیا کیا، لیکن ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف روم کا جلاد ہی عثمان کو شکست دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب کمرے سے نکل جاتے ہیں اور ہولوفیرا کہتی ہے اگر وہ یہاں پہ آیا تو سب فنا ہو جائیں گے۔ اورحان یہ کہنے کے بعد وہ بھی تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ منگول پڑاؤ میں زبردست لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ کرج لسون اور اورحان ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہوتے ہیں، مگر کافی مہارت سے دونوں ایک دوسرے سے بچتے ہیں۔ بالآخر اورحان اسے زمین پر تھپڑ مار کر پھینک دیتا ہے اور تمام منگول سپاہی بھی مارے جاتے ہیں۔ اورحان کرج لسون کے اوپر بیٹھ کر جم کر اس کی دھلائی کرتا ہے، پھر کہتا ہے تم نے میرے خاندان اور میرے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا بدلہ ادا کرو گے۔ پھر اسے بٹھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچو گے، اب یا تو کرج لسون یہاں پہ تم بات کرو گے یا میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ الچم خاتون سے لات مارتے ہوئے کہتی ہے بولو تم بزدل، میرے والد کہاں ہیں، میری بابی کہاں ہیں، بولو۔ اورحان الچم خاتون کو پیچھے کرتا ہے اور کرج لسون کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے ڈھونڈ لو گے؟ تاج الدین نویان نے اس کے لیے انجام تیار کر رکھا ہے۔ الچم خاتون کو پرسکون کرنے کے بعد اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے ہم اس کتے سے باتیں نکلوائیں گے، لیکن یہاں نہیں، ہم اسے یعنی شہر لے کر جائیں گے۔ بیندر صاحب اس کتے کو یعنی شہر لے جائیں، یہ زندان میں انتظار کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی کرج لسون کو دبوچ لیتے ہیں اور وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ملون خاتون سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں اے اللہ میری اس تنگی کو دور کر دے۔ پھر اسی جگہ کو دیکھتی ہیں جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی وہ سپاہیوں سے کہتی ہیں یہاں تھوڑا آرام کرتے ہیں، پھر گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتی ہیں۔ کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ نہر کے کنارے یونس ایمرے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد یونس ایمرے انہیں دیکھتے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ملون خاتون کہتی ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ یہاں ہیں، امید ہے کہ ہم نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ یونس ایمرے کہتے ہیں استغفر اللہ خاتون، تشریف لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور ملون خاتون کہتی ہیں میں نے آپ کو دیکھا تھا جب آپ محل میں آئے تھے، عثمان صاحب اور اورحان نے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، قسمت میں آج آپ سے ملنا لکھا تھا۔ جواباً یونس ایمرے کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کسی سے ملنا کسی کو دیکھنا نصیب کی بات ہے، سفر نصیب سے ہوتا ہے، اگر کسی راستے پر جانا آپ کے نصیب میں ہے
तो कोई ताकत उस रास्ते को नहीं रोक सकती। ये सुनकर मलून खातून पूछती हैं, हाँ लेकिन अगर हमें पूरा यकीन ना हो तो? यूनुस एमरे, मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक तरफ डाकू देखे और दूसरी तरफ हज का रास्ता, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी। चले जाना बेहतर है या ठहरना? तो यूनुस एमरे कहते हैं, हमारा रब कहता है कि हर खैर में बुराई है और हर बुराई में खैर है। ये आप इस रास्ते पर निकले बगैर नहीं जान सकती मलून खातून। लेकिन आप हज के रास्ते का कह रही हैं, तो हज का रास्ता मोहब्बत का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। इस रास्ते में इम्तिहान भी एक रहमत होगी। तो मलून खातून कहती हैं, मेरा रब मेरी हालत जानता है। मैं जब भी काबे के बारे में सोचती हूँ अपने दिलो दिमाग के हवास खो बैठती हूँ। लेकिन जिस चीज के बारे में मैं सोच रही हूँ, क्या मैं बैतुल्लाह का दीदार करने के काबिल हूँ? अगर मैं इस काबिल ना हुई तो क्या होगा? आपके ख्याल में क्या यही वजह है कि मेरे ख्वाब में डाकू मेरे पीछे आ रहे थे? ये सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं, जिसे रब अपने हुजूर बुलाता है उसे उसके हुजूर पेश होने से कौन रोक सकता है? और जब आप इस बारे में फिक्रमंद हों कि आया आप इस लायक हूँ या नहीं, तो शायद यही इस सफर की तैयारी है, शायद वो मंगोल इसकी निशानी है, मगर हम नहीं जानते। अब अगर आप जवाब तलाश कर रही हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिल से पूछना चाहिए। वो आपका दिल ही है जो आपके ख्वाब की ताबीर करेगा। तो मलून खातून कहती है, मेरा दिल जो कहता है वो साफ है। ये सोचते हुए कि मैंने अपने आप को एहराम में देखा, अब लगता है कि काबे के रास्ते के अलावा मेरे लिए हर रास्ता अजनबी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं अपने रब को राजी कर सकूं और मैं इस रास्ते पर निकलूंगी इंशाअल्लाह। यूनुस एमरे दुआ देते हुए कहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपकी राहें कुशादा फरमाए। उधर यानी शहर में बाला खातून फिर से खाना लेकर शहजादी मारिया के पास जाती हैं और कहती हैं, सुना है कि आपको भूख नहीं है, मैंने आपके लिए मुख्तलिफ खाने तैयार करवाए हैं कि शायद आपको ये पसंद आए, आपका क्या ख्याल है? तो शहजादी मारिया कहती है, बाला खातून आप लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? अगर आप लोग मुझे बाज़ंतीनी सल्तनत भेजेंगे तो वो मुझे ताजुद्दीन नोयान के पास भेज देंगे और ये आप लोगों की हार होगी और मेरी यहाँ मौजूदगी भी आप सब के लिए बड़ा खतरा है। तो क्या आप मुझे मारने जा रहे हैं? जवाबन बाला खातून कहती है, क्या आप वाकई सोचती हैं कि हम वैशी हैं? आप हमारी मेहमान हैं शहजादी, आप हमारी अमानत हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। ये सुनकर शहजादी कहती है, आपने ठीक कहा, मैं गोरकलो खान से अपनी खुशी से शादी नहीं कर रही थी, उन्होंने मुझे धमकाया था। मैं एक तुर्क शख्स को पसंद करती हूँ कुस्तुनतुनिया में। हमारी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो कारोबार के सिलसिले में वहाँ मौजूद था। अगरचा हम वहाँ से भागने वाले थे, मगर ये नहीं हो सका, उन्होंने उसे पकड़ लिया। अगर मैंने शादी ना की तो वो उसे मार डालेंगे। बराए करम सिर्फ आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर बाला खातून भी परेशान हो जाती हैं। उधर दीवान में उस्मान साहब सदरान और सिपाहियों के पास आते हैं और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिरगे का आगाज करते हैं। फिर कहते हैं, हम अब एक मुल्क नहीं रहे, हर चीज पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मेहमद साहब हमें बताएं कि रियासत के वजूद से क्या हासिल होता है? जवाब में मेहमद कहता है, रवैयात। उस्मान साहब उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, रवैयात हासिल होती हैं, यकीनन हम अपनी रवैयात को बरकरार रखेंगे। हर एक को अपने वतन में इंसाफ मिलेगा, कोई भी शख्स कोई खुफिया काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर इंसाफ होगा तो हर चीज को मद्देनजर रखा जाएगा ताकि इस मुल्क की रोशनी कभी ना बुझे। ये जान लें, सब समझ जाएं कि रियासत सिर्फ जंगों और पैसों से नहीं चल सकती। यह सुनकर मेहमद मुंह बनाते हुए पूछता है, उस्मान साहब क्या तमाम सदरान यहाँ दरबार लगाने के लिए जमा हुए हैं या ये सब हमें नीचा दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हैं? सरदार याकूब मेहमद को खामोश करवा देते हैं और अलाउद्दीन कहता है, हम आपको हकीर नहीं समझते मेहमद साहब, हम तो आपको उस गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप गिरे हुए हैं। उस्मान साहब भी गुस्से से अलाउद्दीन को खामोश करवा देते हैं। फिर उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सदरान हर चीज फानी है, हम सब आज या कल खाक हो जाएंगे, लेकिन हमारे ख्वाब हमेशा जिंदा रहेंगे और ये कभी मत भूलना। बताइए याकूब बे, हमारा मकसद क्या है? जवाबन सरदार याकूब कहता है, हमारा मकसद अल्लाह के नाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, और इसके लिए कोई भी अकेले तकब्बुर से झंडा खड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी भी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। अलबत्ता हर शख्स वही करेगा जिसका वो जिम्मेदार है, जो इस पर अमल नहीं करेगा हम उसका सर काट देंगे। इस पर सरदार याकूब कहता है, उस्मान साहब हमने वही सुना जो हमें सुनना चाहिए था, वही लिया जो हमें लेना चाहिए था, लेकिन आप हमेशा रियासत और रिवायात का जिक्र करते रहते हैं। फौज का क्या होगा और हमलों का क्या होगा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, याकूब बे मैं इस बारे में ईवान में बात करूंगा जो आपकी गैर मौजूदगी में होगा। उस्मान साहब की बात सुनकर मेहमद और सरदार याकूब को बहुत गुस्सा आता है और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, आप अपने घर वापस जाएंगे, हम दोनों ताजुद्दीन नोयान के निशाने पर हैं, कोताहिया उसके ज़ेरे तसल्लुत है, आप वहाँ से आने वाले तमाम हमलों को पसपा करेंगे, फिलहाल यही हमारे लिए काफी होगा। यह सुनकर मेहमद कुछ कहने लगता है तो सरदार याकूब उसे खामोश करवा देता है और फिर उस्मान साहब से कहता है, अगर ये हमारी मुहिम के लिए मुनासिब है तो मैं इसे करने से पीछे नहीं हटूंगा, यही मुनासिब है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चूंकि वक्त बदल चुका है तो जंग ऐसे रुकी नहीं रहेगी, ये जरूर बढ़ेगी, आप सब अपनी तैयारियां शुरू कर दें। दीवान खत्म होता है। यह सुनते साथ ही सब चले जाते हैं और उस्मान साहब तख्त पर बैठकर सोच में पड़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि उरहान अलचम खातून और सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद सुंगुर आगा से पूछता है, पेंदर साहब खुफिया रास्तों से होते हुए उस बदबख्त करज रसूल को महल ला रहे थे, क्या वो पहुंच गए हैं? तो सुंगुर आगा कहते हैं, मेरे शहजादे वो पहुंच
गए हैं और वो उस मंगोल बदबख्त को उस वक्त तक पीटेंगे जब तक कि वो कुछ बता नहीं देता। ये सुनकर ओरहान कहता है पहले वो हमें बताएगा कि वो क्या जानता है, फिर वो अपनी जान से भी जाएगा। फिर एल्चम खातून को गमगीन देखकर ओरहान उनके पीछे जाता है। इसलिए में ओलोफेरा आंद्रा के साथ बाजार में दाखिल होती है और ओरहान के पीछे चल पड़ती है। आंद्रा उससे कहती है अगर आपकी खाला को मालूम हो गया तो अच्छा नहीं होगा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो ओलोफेरा कहती है ओरहान ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया आंद्रा, उसने मुझसे झूठ बोला, उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। उधर ओरहान चलते चलते एल्चम खातून के पास जा पहुंचता है। उन्हें देखते साथ ही ओलोफेरा आंद्रा के साथ रुक जाती है और ओरहान एल्चम खातून से कहता है उस्मान साहब महल में आपका इंतजार कर रहे हैं। उन दोनों को साथ देखकर ओलोफेरा कहती है ये लड़की कौन है? तो आंद्रा कहती है मैं नहीं जानती, चलो चले यहाँ से। मगर ओलोफेरा नहीं जाती। एल्चम खातून ओरहान से कहती है आप जाए मैं बाद में आती हूँ। उन्हें गमगीन देखकर ओरहान पूछता है क्या आप ठीक हैं? तो एल्चम खातून कहती है मैं ठीक हूँ लेकिन मैं अकेली रहना चाहती हूँ। यह सुनकर ओरहान कहता है एल्चम खातून यकीनन आपके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, आपके बाबा और भाभी, लेकिन हमें उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली। अल्लाह ने चाहा तो वो जिंदा होंगी। फिर उन्हें रुमाल देते हुए कहता है अपने आंसू साफ कर लें। उन्हें एक दूसरे के करीब देखकर ओलोफेरा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो कहती है अब बात करने को कुछ नहीं बचा, ओरहान ने पहले ही अपना इंतखाब कर लिया है। ये कहते साथ ही वो आंद्रा के साथ चली जाती है। ओरहान एल्चम खातून से कहता है वो मंगोल बदबख्त हमारी गिरफ्त में है, हम उससे गुलवा लेंगे, फिक्र ना करें। और नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से